जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को आप भी जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। एएलपीओ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दूं, एएलपी का जो एग्जाम है मेरे दोस्त, वो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपका चलने वाला है। यानी आपके पास गिने चुने दिन है। और टेक्नीशियन का जो एग्जाम है मेरे दोस्त, आपको 16 से 26 दिसंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज के जो पेपर है मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको ध्यान रखना ही। और पूरा पेपर लगा के बता दे रहे हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जम को क्या कहता है। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए हमारा जो परमाणु होता है उसके सेंटर में नाभिक होता है, और नाभिक में आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसी नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, वो भी सेल के रूप में। तो इस प्रकार से हमने सेलों को बना लिया। जो पहले सेल का हम लोग नाम देते हैं उस सेल का नाम होता है के सेल, फिर नेक्स्ट वाला एल, फिर एम, फिर एन। इस प्रकार से सेल्स आपकी बढ़ती जाती हैं। तो आपसे पूछा गया किस कक्ष में पूछा जा रहा है, एम कक्ष में आपसे पूछा जा रहा है। तो एम जो हमारा कक्ष होगा वो कौन सा कक्ष है, देखिए के हमारा पहला हो गया, एल दूसरा हो गया, एम तीसरा हो गया, एन हमारा चौथा हो गया। इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं। तो एम जो हमारा है वो तीसरा कक्ष है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, 2n² होता है, ठीक है। जहां पर n क्या है, कक्ष की संख्या है। तो m हमारा तीसरा कक्ष होगा। तो n की जगह पर अगर आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18। तो m कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 होंगे। सही ऑप्शन इसका तीसरा वाला होगा। देखिए आपके एग्जाम में k भी पूछ सकता था, l भी पूछ सकता है, n भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। और मैक्सिमम एन की वैल्यू जो है इसमें आप 4 ही रख सकते हैं। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स घटने लगते हैं, 32 तक ही आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो के अगर आपसे कोस पूछता है तो एन की जगह पर आपको 1 रखना होगा। तो एन की जगह पर 1 रखेंगे तो के कोस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे। अगर आपसे एल पूछता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आपके निकलेंगे। इसके बाद एम का मैंने आपको 18 बता ही दिया। एन अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका चौथा कोस होगा, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होंगे। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से सभी कक्ष को आपको पढ़ लेना, ताकि इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बने उसे आपको गलत करके नहीं आना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। और इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसने की थी, आपको बतानी है। तो कैपिटल जी आप कहां पर पढ़ते होंगे, जहां पर दो पिंडों के बीच में फोर्स लगता है तो F बराबर आप पढ़ते होंगे फार्मूला G m1m2/r², ये आप फार्मूला पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर कैपिटल जी जो है ये इसकी खोज किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। याद रखिएगा, वैज्ञानिक ब्रिटिश ये वैज्ञानिक थे, और 1798 में इन्होंने जी की वैल्यू की खोज की थी। और हेनरी कैवेंडिश का नाम अभी आपके एग्जाम में एक बार और पूछा गया है, ये हाइड्रोजन के खोजकर्ता भी हैं। तो हाइड्रोजन पूछता है तो किसने खोज की, तो हेनरी कैवेंडिश को सही करिएगा उसमें भी आपको। और कभी कैपिटल जी की वैल्यू पूछेगा तो वहां पर भी आपको सही करना है। और कैपिटल जी का नियतांक जो है निश्चित होता है, कहीं पर भी, चाहे आप नीचे रहें चाहे आप ऊपर रहें, इसकी वैल्यू को आपको याद करके हमेशा रखनी है। कितनी होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। यहाँ पर से आप लोग इसके मात्रक को निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई वैल्यू है। और जी कैसी राशि होती है, जी आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपका अलग होता है, ठीक है, जी स्मॉल जी आपका अलग होता है। और सार्वभौमिक जो आपका गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निश्चित रहती है। जी की वैल्यू तो डिपेंड करती है कहाँ पर आप हैं, कहीं पर 9.8 है, कहीं पर 10 है। तो इस प्रकार जी जो है घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहती है। सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने इसके मूल्य की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, ठीक है। नहीं है पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। आपके क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि नहीं है से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और कई लोग जो ऐसे क्वेश्चन सही करके आते हैं उसमें नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए अम्ल के गुण की बात करेंगे तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अम्ल जो है क्षार के साथ मिलकर के लवण बनाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये बात उसका गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, क्षार का स्वाद जो होता है
वो कड़वा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। हमने आपको बताया था ना कि मान लीजिए कि आपने HCl ले लिया, ये आपका अम्ल हो गया, और NaOH आपका क्षार हो गया, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O बनता है आपका। तो NaCl क्या है, लवण और जल बनता है, तो ये बात भी सही है। नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देता है, हमने आपको याद कराया था कि BB आप लोग याद कर लीजिए। बेस क्या करता है, बेस ब्लू करता है लिटमस पेपर को, और एसिड क्या करता है, एसिड रेड करता है। तो BB याद कर लेंगे तो बेस ब्लू करेगा तो एसिड अपने आप रेड करेगा। इस प्रकार से मैंने आपको याद कराया था। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा गुण नहीं है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये क्षार का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जैसे आपने हथौड़ा अपने हाथ में उठाया हुआ है इस प्रकार से, तो ऊपर जब हथौड़ा उठेगा तो स्थिर है, तो स्थिर है तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब चलेगा तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक स्थिर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे बांध होता है, बांध के अंदर पानी होता है, तो पानी क्या होता है, वो आपका स्थिर होता है, तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे बांध खुलता है तो पानी जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होकर के बहुत तेजी से आपकी बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब भी कोई गतिमान वस्तु आपको दिखे तो वहां पर आपको काइनेटिक सही करना है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जो भी चीज स्थिर रहेगी, जैसे कोई चाबी लगाकर गाड़ी को पकड़ा रहता है ना, तो उसमें भी आपका स्थिर ऊर्जा होती है, चाबी लगाई गाड़ी में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद जो पता लगाती है, आपको मालूम है कि जीभ हमारी स्वाद का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो स्वाद कलिकाओं में स्वाद संग्राहक होते हैं, उन स्वाद संग्राहक को कहते हैं रस स्वेदी अभिग्राहक, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो हमारी जीभ होती है उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, और उन स्वाद कलिकाओं में रस स्वेदी अभिग्राहक होते हैं, वो पता लगाते हैं कि जो हम चीज खा रहे हैं उसका कैसा है। तो अग्र जो हमारा जीभ का भाग होता है, अग्र भाग जीभ का, उसका काम क्या होता है, मीठा का पता लगाना। जैसे आप कोई मीठा चीज खाते हैं ना, तो अपनी आगे की जीभ से पता चलता है कि ये वस्तु जो है मीठी है कि नहीं। और जो हमारा पीछे का भाग होता है, पश्च भाग होता है, वो कड़वा जो आप पदार्थ खाते हैं वो पता करती है कि पदार्थ आप खा रहे हैं कड़वा है। तो जब जीभ के पिछले हिस्से पर वो लगेगा ना, तभी जीभ पता लगा पाती है कि ये पदार्थ आपका कड़वा है कि मीठा है। तो मीठा जो है तुरंत आगे से पता लगा लेती है जीभ, पश्च भाग कड़वा, और पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है जो किनारे का भाग होता है वो आपका खट्टा का पता लगाती है जीभ। तो खट्टा जब खाते हैं, जीभ के किनारे किनारे लगेगा ना, तो पता लगाएगी जीभ कि आप जो पदार्थ खा रहे हैं इसका स्वाद खट्टा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीभ के अगला भाग जो होता है वो किस चीज का पता लगाता है, तो मीठा का, पिछला भाग कड़वा का, और जो पार्श्व भाग होते हैं वो खट्टे का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, कई बार पूछा गया है, लेटेस्ट अभी 2021 और 22 के एग्जाम में। और स्टूडेंट ने देखिए, स्टूडेंट ने गलत भी किया हुआ है, चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 और साहित्य सही करके आए हैं, तो मतलब कि नॉलेज बिल्कुल से नहीं रही होगी। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य मैंने आपको बताया था कि साहित्य में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है, व्यास सम्मान मिलता है, सरस्वती सम्मान मिलता है। इस प्रकार से कई आपके सम्मान मिलते हैं साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में भी आपका अर्थशास्त्र कई आपके पुरस्कार मिलते हैं। तो जब भी आपसे पूछता है, खेल के बारे में पूछेगा या साहित्य के बारे में पूछता है, तो इन सबको कम से कम तो आप लोग याद करके ही चलिए, ठीक है। तो खेल में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछेगा तो भी आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस्दीकरण करते हैं। कहीं पर यस्दीकरण लिख देगा तो उसे भी आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ यस्दीकरण, ठीक है। यशस जो होता है वो जस्ते कहते हैं। तो गैल्वनाइजेशन में जो होता है, लोहे में जस्ते की एक कोटिंग की जाती ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके। तो स्टील या लोहे पर हम लोग यस्दीकरण कहते हैं, या फिर आपके गैल्वनाइजेशन लिखा होगा, तो दोनों को आपको सही करना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यदि कोई वस्तु जो है त्रिज्या r
के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है, तो वेग v निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी का आपको यूज करना है, बस समझ करके आपको यूज करना है। जैसे हमारा एक पथ हो गया ये, तो इस प्रकार से हमारा पथ हो गया, इसमें ये त्रिज्या आपकी r हो गई। पूछ क्या रहा है, r वृत्ताकार पथ के चारों ओर t सेकंड में v निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त, चाल आपसे पूछ रहा है, तो दूरी कितनी होगी, ये परिधि के चारों ओर आपका चक्कर लगाना है, तो परिधि होती 2 पाई r, तो दूरी हमारी हो गई 2 पाई r, और समय t आपको दिया ही गया है, तो v बराबर जहां पर भी 2 पाई r अपन t लिखा होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार आपको समझ कर क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपके काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत की विदेशिया खुफिया रिसर्च सेवा एनालिटिक विंग रा के आपसे पूछा गया है, निर्देशक कौन है। तो रा के आपको निर्देशक बताने हैं इस समय, वर्तमान समय बताइए, क्योंकि पुराना वाला तो भूल जाइए, पुराने वाले डाटा से कौन थे। अभी इस समय की हम लोग बात करते हैं, तो इस समय जो है वो आपके रवि सिन्हा है, ठीक है। ये नया आप लोग याद रखिएगा, रा के जो नए आपके निर्देशक हैं वो रवि सिन्हा है। आपसे देखिए आईबी के पूछ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो आईबी के जो इस समय है वो तपन कुमार है, तपन कुमार को आप लोग याद कर लीजिए। अब कुछ नए प्रकार से हम लोग याद करते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर आपसे कुछ घुमा करके पूछेगा तो भी आपको सही कर सकें। सीबीआई के इस समय कौन है, प्रवीण सूद हैं, तो सीबीआई के भी आप लोग को अभी याद कर लेना है। इसके बाद ईडी भी आपसे पूछ सकता है, ईडी के इस समय राहुल नवीन है। तो एजेंसियां इस समय काफी सक्रिय भी हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इनसे, क्योंकि रा से पूछेगा तो रवि सिन्हा, आईबी पूछे तपन कुमार, सीबीआई पूछे प्रवीण सूद, ईडी पूछे राहुल नवीन। तो इससे आपको चारों क्वेश्चन सही करने। उस समय पुराने डाटा के अनुसार जो है अनिल कुमार धसमाना थे, अभी आपको नए डाटा याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय अभिजीत बनर्जी को नहीं मिला था, ये 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला हुआ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल अभी 2 लोग को मिल गया है, पहले नंबर पर अमृत सेन को मिला हुआ था, और अभी आपका तो अमृत सेन को 1998 मिला था, और पेपर आपका ये 2018 में हुआ था, 2019 का आंकड़ा नहीं आया था। तो अभिजीत बनर्जी को भी मिल गया है, याद रखिएगा। तो अब 2 लोग हो गए, पहला हमारा अमृत सेन और दूसरा हमारा अभिजीत बनर्जी। तो अमृत सेन से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए अमृत सेन को पुरस्कार मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी 2 लोग को मिल गया है, इससे भी आप लोग अपडेट हो जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है। तो जब आप पीरियडिक टेबल को देखेंगे, तो पीरियडिक टेबल में आपको देखेंगे तो आपको आवर्त मिलेंगे, आवर्त 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपको आवर्त नीचे की ओर मिलेंगे। तो उसी को कह रहा है कि समूह में अगर आप नीचे की ओर आएंगे, मतलब कि अगर आप वर्ग में नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जैसे आपने हीलियम रख लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से रुबिडियम, तो नीचे को अगर आप आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, तो सेल्स की संख्या बढ़ेगी। तो जितने आवर्त होते हैं उतने ही सेल्स होते हैं। तो पहले हमारे आवर्त में जो होंगे 1 सेल होगा, दूसरे आवर्त में 2 सेल, तीसरे में 3, इस प्रकार से सेल्स की संख्या जो होती बढ़ती जाती है जब हम आवर्त तालिका में नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। लिखा क्या गया है ऑप्शन में, और भी देख लेते हैं। सेल की संख्या घट जाती है, नहीं होता है, सेल की संख्या घटती नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, उसी एक ही आपके समूह के जितने भी आपके तत्व होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। पारमाणविक आकार कम हो जाता है, जब हमारे सेल्स बढ़ेंगे तो पारमाणविक आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या भी हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ये गलत हो गया, तो हमने बताया आपकी सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहते हैं। तो मानव में जो नर होते हैं उसमें मूत्र और वीर के लिए एक ही मार्ग होता है, वो मार्ग होता है मूत्र मार्ग, ठीक है। स्त्रियों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मनुष्यों में एक ही मार्ग होता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और कई लोग इसे गलत करके आते हैं। देखिए लार का हमारे पीएच होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, तो लार का पीएच से आप लोग समझने का प्रयास करें कि लार का पीएच जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। तो लार के पीएच से अगर आप कम की ओर जाएंगे तो उसमें पीएच वैल्यू आती है 5.5 से कम। ठीक है, लार हमारे जो जीभ होती है, जो मुंह होती है, उसको बिल्कुल सुटेबल लगती है। अगर आप इससे नीचे जा रहे हैं, मतलब 5.5 से नीचे जा रहे हैं, मतलब 6.5 था, एक और मान लीजिए, तो अगर आप इससे नीचे गए तो दांत का आपका सड़न शुरू हो जाएगी, क्योंकि दांत में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम को अगर घटाना है तो एसिड अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, एसिड में आप क्या खा सकते हैं, जैसे आप खा रहे हैं इस समय संतरा खा रहे हैं, खट्टे फल खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, सिरका खा रहे हैं, तो इन सब का जो होता है पीएच वैल्यू वो 2.2, 2.4, 2.5 होता है। नींबू सबसे ज़्यादा कम होता है, 2.2 होता है, सिरका भी 2.2 होता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं खा रहे हैं तो आपका जो इनेमल होता है दांतों में, जो कैल्शियम होता है, वो आपका घटना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दांतों में सड़न आपकी स्टार्ट होगी तो 5.5 मतलब ज़्यादा खट्टी चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे तो मुंह आपका बिल्कुल से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर आपके दांतों में सड़न स्टार्ट हो गई है तो फिर आप डॉक्टर जो है आपको फ्लोरीन का सेवन करने कहता है। फ्लोरीन जो है ये इनेमल को, कैल्शियम को बचाने का काम करता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके और पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा जो होती है वो कितना पीएच मान किससे कम हो जाए तो अम्ल वर्षा आपकी अम्लीय हो जाती है, मतलब वर्षा जो है वो अम्लीय कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा जब भी आपसे पूछेगा तो 5.6 याद रखिएगा, जब पानी की पीएच वैल्यू जो होती है वो 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। दूध का पीएच मान आप लोग बताइएगा, और रक्त का पीएच मान आप लोग बता सकते हैं। जो लोग पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट हैं वे लोग दूध और रक्त का बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आपसे पूछा गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड, इसमें से कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे 2-3 इसमें ही पूछता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि धातु का ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, और अधातुओं की भी पूछता है आपसे। तो अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आपकी अम्लीय होती है। ठीक है, तो अधातु अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो अम्लीय प्रकृति का होगा, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी होता है, उसमें क्षारीय के गुण भी होते हैं और अम्लीय के गुण भी होते हैं। तो कौन कौन से तत्व एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तो देखिए आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड रख दिया है, तो सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और आपके एग्जाम में जिंक पूछा जाता है। ये दो को याद कर लीजिएगा, एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया। अभी आपके एग्जाम में एल्युमिनियम दे दिया, जिंक दे दिया, तो इसे आप सही करके जा सकते हैं। लेकिन और भी तत्व हैं जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो उन्हें याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। तो ये देखिए आपके Zn हो गया, Al हो गया, ये तत्व हैं आपके। अभी इन्हें याद करने के लिए आपका ट्रिक बता देते हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ये गैलियम हो गया और Pb लेड हो गया और टिन हो गया। तो इसे याद करने के लिए आप ट्रिक का फॉलो कर सकते हैं कि Zn से जनाबे अली बेकार गए पंजाब सन की हो गया। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। इन सभी तत्वों के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे सभी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ZnO अगर आपके ऑप्शन में रख देता तो ये भी सही होता। Al2O3 तो आपके ऑप्शन में रखा ही गया है। इसके बाद आपका बेरिलियम जो ऑक्साइड है BeO, ये भी आपका एम्फोटेरिक बनाता है। गैलियम भी आपका बनाता है, और Pb के आपके दोनों जितने भी होते हैं, PbO भी होता है और PbO2, ये दोनों आपके एम्फोटेरिक होते हैं। इसी प्रकार से टिन का जो होता है SnO और SnO2, तो इस प्रकार से इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में ZnO और Al2O3 पूछता है। तो अगर आपको नहीं याद होता तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाए तो जनाबे अली बेकार गए पंजाब सन की हो गया। इस प्रकार से आपका बेरिलियम, गैलियम और लेड और टिन, इनके भी ऑक्साइड होते हैं, वो भी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं।
तो इस क्वेश्चन से आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, तो T में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा आपको बतानी है। चलिए कैसे करेंगे आप लोग, देखिए जब भी आपसे ऊर्जा की मात्रा पूछेगा तो इसका एक फार्मूला होता है एनर्जी बराबर VIT। इसको कई प्रकार से आपसे चेंज कराता है। तो VIT जो है कभी आपको दे देगा कि VQ भी इसका होता है, क्योंकि Q बराबर जो होता है वो IT होता है, तो ये VIT फिर से बन जाता है। तो V बराबर Q भी दे सकता है, ये भी सही होगा एनर्जी का, VIT भी सही होगा। और यहाँ पर और अगर बात करें तो V की जगह पर V बराबर IR होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर IR रखेंगे तो RI²T, ये भी आपका एनर्जी का फार्मूला होता है। तो इसको किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप VIT याद रखेंगे तो एनर्जी से आप कोई भी फार्मूले को निकाल सकते हैं जिस फार्म में आपसे पूछा गया है। तो अभी सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2018। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग नए डाटा को पढ़ेंगे क्योंकि पुराना पढ़ने से क्या फायदा, पुराना भी याद रखेंगे जो जरूरी होगा। अभी आप बताइए कि 2024 के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तो और अगर आपसे पहले पूछता है तो पहले तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। 14 से फिर 10 साल आपके रहे के चंद्रशेखर राव। तो पहले पूछेगा तो हमेशा आपको सही करना है के चंद्रशेखर राव। लेकिन अगर आपसे लेटेस्ट पूछता है कि इस समय कौन है, तो 10 साल के बाद इनकी सरकार चली गई, अभी जो है रेवंत रेड्डी हैं। कौन है, रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान के पूछेगा तो रेवंत रेड्डी हैं। और अगर बात करें आपके यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू लिखा गया, तो चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं, अभी बने हैं ना आपके आंध्र प्रदेश के हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा तेलंगाना के राज्यपाल कौन है इस समय, तो जिष्णु, ठीक है, विष्णु नहीं है, जिष्णु देव वर्मा है, नाम आपको याद रहेगा क्योंकि ये विष्णु नहीं है, इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा जो है वो आपके तेलंगाना के इस समय के राज्यपाल हैं। तो दोनों को याद हो गया आपको। चलिए सही ऑप्शन होगा, पहले पूछेगा तो चंद्रशेखर राव, वर्तमान पूछेगा तो रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2021 वाले में कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि भारतीय दर्शन के अनुसार 5 तत्व जो हैं वो माने जाते थे, वो शरीर के अंदर भी और प्रकृति में भी। उन तत्वों को याद करने के मैंने आपको बताया था, लोग याद करते थे जल छित पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना है शरीरा। तो इस प्रकार से तत्वों की संख्या 5 मानी गई थी भारतीय दर्शन के अनुसार, जिसमें अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो जल से हो गया पानी, छित से हो गया पृथ्वी, जल छित पावक, पावक मतलब कि अग्नि, अग्नि मानी गई है तत्वों में, गगन मतलब कि आकाश, और समीर मतलब कि वायु। तो जल छित पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना है शरीरा। इस प्रकार से 5 तत्व हैं आपके, पानी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। ये रिपीट करके क्वेश्चन 2018 का 2021 में 22 में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आपको पिछले साल के पेपर लगाने, नहीं तो आप पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन क्वेश्चन आपके हल नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का आपको पता लगानी है। तो ये रख कहाँ पर रहा है, P और F के बीच में रख रहा है। अगर हम अवतल दर्पण को यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस दूरी यहाँ पर बना लिया, फोकस दूरी का डबल वक्रता त्रिज्या हो गई। कह रहा है कि P और F के बीच में रखें, मतलब वस्तु को ये यहाँ पर रख रहा है। जब भी देखिए वस्तु आपकी फोकस के अंदर की ओर आ जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो दर्पण के पीछे चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दर्पण के पीछे चला गया तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ठीक है। जब तक फोकस के इधर रहेगा, फोकस में रहेगा तो कहां पर बनेगा, अनंत पे बनेगा, और अनंत पे रहेगा तो फोकस से बन जाएगा, ये भी याद रखनी है। वक्रता त्रिज्या पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन वक्रता त्रिज्या के ही पास बनेगा। फोकस में रखेंगे तो अनंत बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस में बनेगा,
और इसके बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनेगा आपका। लेकिन जैसे ही आप फोकस के इधर गए तो प्रतिबिंब आपका चला गया दर्पण के पीछे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक आपको दिया गया है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? हमने आपको बताया था केल्विन पैमाने पर आपको अगर सेंटीग्रेड को चेंज करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना सेंटीग्रेड दिया गया है उसमें रख दीजिए 273 जोड़ दीजिए और बन गया आपका ये केल्विन। ठीक है, तो 273 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 351 केल्विन बन जाएगा। सही ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है? ऊतक टिश्यू क्या होता है? तो आप सभी को मालूम है कि ऊतक जो होता है वो कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर के अंग ऑर्गन बनते हैं, अंग से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो यदि ऊतक जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बन रहे हैं तो कोशिका के जैसे ही दिखेंगे और उनके जैसे कार्य भी करेंगे। तो सही ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें हम लोग टिश्यू या फिर ऊतक कहते हैं, क्योंकि ऊतक बनता ही कोशिका से मिलकर के है, तो मूल रूप से उसी की तरह दिखेगा और कार्य भी करेगा। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2018 में ये पूछा गया था, तो हैदराबाद टीम के मालिक कौन है आपसे पूछा जा रहा है आईपीएल के। तो अभी भी हैं, तो 2018 पूछें या 2024 पूछें वो आपके अभी भी होंगे। तो हैदराबाद टीम के जो मालिक हैं उनका नाम है कलानिधि मारिन। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि मुंबई इंडियन के कौन है, मुंबई इंडियन के मुकेश अंबानी हैं, अंबानी परिवार है। पंजाब के पूछेगा तो प्रीति जिंटा हो गई। सीएसके का पूछ ले आपसे तो एन श्रीनिवासन हो गए। इसी प्रकार से ये आपके मेन है। दिल्ली का पूछेगा तो संजीव गोनाका है। तो जो आपसे पूछे, आपसे ज़्यादातर पूछता है मुंबई का पूछ लेता है, सीएसके का पूछता है और अभी देखिए सनराइजर्स का पूछ लिया है। तो इन सबको आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। सही ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय थे, उनके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था जब प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन का। इसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से लोग असहयोग आंदोलन को सही कराते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था। और अमार सोनार बांग्ला जो गाना है, जो राष्ट्रगीत बना जाकर के बांग्लादेश का, उसी समय गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक से कई क्वेश्चन आपको जब बनाएंगे तब आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक जनन को पहचानिए जिसमें जड़, तने, पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से प्रजनन में भाग लेते हैं। देखिए जब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आप पढ़ते होंगे तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। तो जब भी बीज से नए वनस्पति का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन में। जब बीज से प्रजनन नहीं होता है, जड़, तने, पत्ती ही किसी प्रकार से भाग ले लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, ये 7 प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इस प्रकार के कई आपके आते हैं। तो आपने देखा होगा गुलाब में आप देखते होंगे कलम को काट करके गुलाब का एक आप कलम लगा देंगे तो गुलाब का पेड़ जो है वो आपका उग आता है। तो ये आपका अलैंगिक जनन में आता है, जहां पर जड़, तने, पत्तियों को हम लोग किसी प्रयोग से नए वनस्पति का अगर हम लोग कर दे रहे हैं निर्माण तो वो आपका अलैंगिक जनन में आता है। उसे हम लोग कहते हैं वनस्पति प्रजनन। ठीक है, वनस्पतिक प्रजनन अगर आप कर रहे हैं जड़, तने, पत्ती का प्रयोग करके तो आपका अलैंगिक जनन में आपका जाता है। ठीक है, तो अभी आपसे ये आपका पादप में पूछा गया था तो वनस्पति जनन होगा, और वैसे अलैंगिक जनन में आपका मुकुलन और विखंडन भी आता है तो आपका जीवो में होता है। अभी आपसे पादप में पूछा गया था तो दूसरा सही आपको करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये पुस्तक है नमिता गोखले की। 2016 में ये पुस्तक लिखी थी और इस समय आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि नमिता गोखले को 2021 का इसी पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के छुड़ा रहा हूँ जो इस समय औचित्य नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर करा रहा हूँ जो आपके आने की संभावना है। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल गया है, इसलिए आपको ये इनका नाम याद करके चलना है, नमिता गोखले का। सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन पकड़ करके एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, तो निम्नलिखित में से किस घटना का यह कारण? आप देखते होंगे जैसे आप शीशा के सामने खड़े हो जाइए तो आप देखते होंगे कंघी आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो वहां पर दिखाई पड़ेगी जैसे शीशे में कि आप राइट हैंड से कर रहे हैं। पानी पी रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सीधे हाथ की जगह उल्टा हाथ हो गया। तो इस प्रकार से जो घटना घटित हो रही है प्रतिबिंब शीशे में देखने पर, वो क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जब हमारा प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण बनता है तो पार्श्व रूप से वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो यही अनुभव कराता है कि आप सीधे हाथ से अगर आप बाएं हाथ से पेन पकड़ रहे हैं तो दाएं हाथ से लगेगा, तो कोई कार्य जैसे करेंगे तो वो लेटरल में आपका हो जाता है, ठीक है। बाकी प्रतिबिंब की स्थिति सेम रहती है, जैसा साइज आपका है वही साइज रहता है, लेकिन पार्श्विक रूप से जो प्रतिबिंब है वो उलट जाता है, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं इसे, लेटरल इन्वर्जन।